Dear students, I am Priyanka Bhamu, Assistant Professor, Government College, Ratangad, and today our topic is chromosome mutation. ये क्रोमोसोम म्यूटेशन अपना जो पहले क्रोमोसोम म्यूटेशन है उसी का ही आगे पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। हमने पिछले क्रोमोसोमल म्यूटेशन के भाग में क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ा था। क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स जो कि जिसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जो गुणसूत्र है उसकी संरचना में परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन 4 प्रकार के हो सकते हैं: डुप्लिकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। डुप्लिकेशन जिसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट करके और उसी का सेगमेंट उसके क्रोमोसोम पे जुड़ जाता है, तो ऐसा रीअरेंजमेंट डुप्लिकेशन कहलाता है। अगर सेगमेंट का लॉस हो जाता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में ही कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट निकल करके और उसका लॉस हो जाता है, तो ऐसा रीअरेंजमेंट डिलीशन कहलाता है। यदि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट 180 डिग्री एंगल पर घूम करके वापस आकर के जुड़ता है, तो ऐसा जो रीअरेंजमेंट है इन्वर्जन कहलाता है। और ट्रांसलोकेशन जिसमें क्रोमोसोम का कुछ पार्ट निकल करके किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जा कर के जुड़ जाता है, लेकिन ध्यान रहे वो जो दूसरा क्रोमोसोम है वो डिफरेंट क्रोमोसोम होना चाहिए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए। यदि क्रोमोसोम का कुछ पार्ट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ एक्सचेंज होता है, तो उसे हम क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं, बल्कि हम उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो कि मियोसिस के दौरान हम देखते हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन है उसमें क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का जो इंटरचेंज है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो ये जो क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स थे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे थे। अब हम ऐसे गुणसूत्र उत्परिवर्तन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या में चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर्स में वेरिएशन के आधार पर हम इसे 2 बेसिक टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला एन्यूप्लॉइडी और दूसरा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स के 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम्स उपस्थित हो जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा समुच्चय जो है वो एक्स्ट्रा बन के आ जाता है। यदि सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका जो कि सामान्य अवस्था है, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉलीप्लॉइड में 3n या 4n या 5n इस टाइप से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलीप्लॉइडी के बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम एन्यूप्लॉइडी के बारे में बात करते हैं। एन्यूप्लॉइडी जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स की बढ़ोतरी या कमी होती है। It is a type of chromosomal abnormality in which number of chromosomes are abnormal. An aneuploid is an individual organism whose chromosome number differ from the wild type by part of a chromosome set. Aneuploids can have a chromosome number either greater or smaller than that of the wild type. It is a genetic disorder, causes birth defects. Aneuploid nomenclature is based on the number of copies of the specific chromosome in the aneuploid state. मतलब एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। जो नॉर्मल कंडीशन है, जो वाइल्ड स्टेट है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। एन्यूप्लॉइडी जो है वो कई टाइप से, कई प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि यदि माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, या मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यदि एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाए, एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए, जैसे कि यदि क्रोमोसोम का कोई सेंट्रोमियर डिलीट हो जाए, अगर सेंट्रोमियर डिलीट हो जाए या सेंट्रोमियर का लॉस हो जाए, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच नहीं हो पाएंगे और क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जब कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीज़न होगा, उस दौरान वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाएंगे, साइटोप्लाज्म में रह जाएंगे और इस तरीके से हमें एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एन्यूप्लॉइडी उत्पन्न हो सकती है। या फिर एन्यूप्लॉइडी उत्पन्न होने का कारण हो सकता है रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसके बारे में। रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन के दौरान 2 एक्ट्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनकी एक भुजा जो है वो काफ़ी छोटी होती है और दूसरी भुजा जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स की जो छोटी भुजाएं हैं वो आपस में मिल जाती हैं और बड़ी भुजाएं आपस में मिल जाती हैं। तो जो छोटी भुजाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक छोटी होने के कारण उनका सेंट्रोमियर जो है वो अटैच नहीं हो पाता और माइटोसिस और मियोसिस के दौरान वो छोटा जो क्रोमोसोम है वो विलुप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमें एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। तो ये भी एन्यूप्लॉइडी क्रिएट करने का एक मेन रीज़न हो सकता है। या फिर एन्यूप्लॉइडी नॉन डिसजंक्शन के कारण भी उत्पन्न हो सकती है।
नॉन डिसजंक्शन का मतलब है जैसे कि माइटोसिस या समसूत्र विभाजन के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं या फिर मियोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलग नहीं हो पाते। तो जैसे कुछ सेल्स हैं या मियोसिस में कुछ जो गैमेट्स हैं, उनके कुछ गैमेट्स में तो क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है और कुछ गैमेट्स में या कुछ सेल्स में जो वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम है वो मिस हो जाता है। तो जहाँ एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है वहाँ ट्राइसोमी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और जहाँ जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम मिस हो जाता है वहाँ मोनोसोमी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से या तो नॉन डिसजंक्शन के कारण या रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन के कारण या फिर सेंट्रोमियर के अटैच नहीं हो पाने की वजह से, सेंट्रोमियर के डिलीशन या लॉस होने की वजह से, क्रोमोसोम के माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच ना हो पाने की वजह से एन्यूप्लॉइडी की कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी को हम निम्नलिखित भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोप्लॉइडी, जो नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यदि उससे हमें कम संख्या में क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन हाइपोप्लॉइडी कहलाती है। इट हैज़ लेस देन द नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाइपोप्लॉइडी दो प्रकार की हो सकती है, मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी जो सामान्य अवस्था है जिसे हम 2n या द्विगुणित अवस्था से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोनोसोमी में क्योंकि एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो हम इसे 2n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। नलीसोमी, इसमें एक होमोलोगस क्रोमोसोम का लॉस हमको हो जाता है, तो 2n-2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपरप्लॉइडी, इट हैज़ मोर देन द नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें नॉर्मल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हमें संख्या क्रोमोसोम्स की ज़्यादा मिलती है, हाइपरप्लॉइडी कहलाती है। ये भी दो टाइप की होती है, ट्राइसोमी जिसे हम 2n+1 से डिनोट करते हैं, और टेट्रासोमी जिसे हम 2n+2 से डिनोट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मोनोसोमी के बारे में। मोनोसोमी, one of the pair of homologous chromosomes would undergo a loss of one chromosome and it becomes a univalent while all others are bivalent. जैसे कि अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करें तो ह्यूमन के नॉर्मल सोमैटिक सेल में 2n कंडीशन होती है, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम हैं, सोमैटिक सेल ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं, जबकि 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। तो इस तरीके से टोटल 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन की नॉर्मल सोमैटिक सेल में पाए जाते हैं। मोनोसोमी होने पर एक सिंगल क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है, तो टोटल जो है 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, 46 ना होकर के एक कम हो जाता है, 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, और इसे हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है नलीसोमी, यदि जैसे समजात गुणसूत्र के दोनों मेंबर्स गायब हो जाएं। इट इज़ द लॉस ऑफ बोथ मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यदि दोनों मेंबर्स इसके गायब हो जाएं तो 46 क्रोमोसोम की बजाय मनुष्य में 44 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। 2n-2 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यह अवस्था 2n-2 कहलाती है, नलीसोमी कंडीशन कहलाती है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स ना रह करके 44 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। This should not be mistaken with double monosomy where two chromosomes are lost from two different pairs. इसको हम डबल मोनोसोमी नहीं मान सकते। डबल मोनोसोमी के अंदर 2n-1 कंडीशन होती है, जिसमें दो क्रोमोसोम्स का लॉस होगा। क्रोमोसोम्स टोटल उसमें भी 44 रहेंगे, लेकिन उसमें जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स लॉस होंगे वो अलग अलग पेयर से आते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नलीसोमी के अंदर भी 44 क्रोमोसोम्स रहते हैं, और क्योंकि ये एक होमोलोगस पेयर्स के दोनों मेंबर्स के गायब होने की वजह से है, तो हम इसे 2n-2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम हाइपरप्लॉइडी की बात करें तो ट्राइसोमी के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य से एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। इट इज़ द गेन ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड एज 2n+1।
जैसे कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम की बजाय ट्राइसोमिक जाइगोट से 47 क्रोमोसोम्स उसमें प्राप्त होते हैं. द गेन ऑफ ए क्रोमोसोम मीन्स दैट देयर आर 3 होमोलोगस कॉपीज ऑफ वन क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एक गुणसूत्र की 3 होमोलोगस कॉपीज़ उस जाइगोट में हैं. मोस्ट केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21. इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी होती है, उसकी 3 कॉपीज़ पाई जाती है. सामान्य अवस्था में 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसकी 1 कॉपी उसमें एक्स्ट्रा पाई जाती है. इसलिए उसमें 47 क्रोमोसोम्स, जो डाउन सिंड्रोम्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. Fourth one is tetrasomy. It is the gain of 2 homologous chromosomes represented as 2n+2. इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मतलब सामान्य से 2 समजात गुणसूत्र अधिक होते हैं. यह अवस्था टेट्रासोमी अवस्था कहलाती है. इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 48 होती है और इसे हम 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं. मोर देन वन एन्यूप्लॉइड म्यूटेशन में अकर इन द सेम इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल के अंदर एक एन्यूप्लॉइड म्यूटेशन से ज़्यादा टाइप के म्यूटेशंस भी पाए जा सकते हैं. एन इंडिविजुअल दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ईच ऑफ 2 डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ रेफर्ड टू एज बीइंग डबल ट्राइसोमिक. जैसे कि डबल ट्राइसोमिक कंडीशन जो होती है उसके अंदर 2 बार ट्राइसोमी क्रिएट हो रही है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स जो हैं वो सामान्य से अधिक पाए जा रहे हैं. तो हम इसे 2n+1 से डिनोट करते हैं. इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो 46 की बजाय 48 हो रही है, लेकिन हमें इसे टेट्रासोमी से कंफ्यूज नहीं होना है. टेट्रासोमी में हम 2n+2 से डिनोट कर रहे हैं. क्रोमोसोम्स की संख्या दोनों में ही 48 है, टेट्रासोमी में भी और डबल ट्राइसोमी में भी, लेकिन उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, जबकि डबल ट्राइसोमी के अंदर मतलब एक पेयर जो है वो एक्स्ट्रा है, जबकि डबल ट्राइसोमी के अंदर जो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं उनकी कॉपीज़ एक्स्ट्रा हैं. Similarly, a double monosomic individual has 2 fewer non-homologous chromosomes than normal. इसी टाइप से जो डबल मोनोसोमी है, सिंगल मोनोसोमी होती है उसमें 2n-1 कंडीशन होती है, और डबल मोनोसोमिक है तो हम 2n-1 के आगे एक -1 और लगा देते हैं. ये दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं और इनकी कमी होने, 2 क्रोमोसोम्स की कमी होने के कारण इसे हम 2n-1 से डिनोट कर रहे हैं. डबल टेट्रासोमिक कंडीशन है तो इसका मतलब होमोलोगस पेयर्स के 2 एक्स्ट्रा पेयर्स उस इंडिविजुअल में उपस्थित हैं, जिसे हम 2n+2+2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरीके की कंडीशंस एक सिंगल इंडिविजुअल्स में भी हमको देखने को मिल सकती है. ये किस तरीके से उत्पन्न होती है, एन्यूप्लॉइडी किस तरीके से उत्पन्न हो सकती है, हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं. ये मियोसिस में जो नॉन डिसजंक्शन जो है वो मियोसिस में भी हो सकता है और माइटोसिस के दौरान भी हो सकता है. नॉन डिसजंक्शन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं. ये मियोसिस 1 जो मियोसिस का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी क्रिएट हो सकता है, मियोसिस के सेकंड पार्ट में भी क्रिएट हो सकता है और माइटोसिस के दौरान भी क्रिएट हो सकता है, जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं. हम पहले बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 1. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियस है. इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनमें नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से जो मियोसिस जो है ये 2 भागों में डिवाइड होता है. पहला जो डिवीज़न है जिसे हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, इसके अंदर 2 सेल्स बनती हैं और जब मियोसिस सेकंड होता है तो उससे हमें 4 सेल्स प्राप्त होती हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 1, यानी मियोसिस 1 से जो 2 सेल्स बन रही हैं उस दौरान ही नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन क्रिएट हो गई है और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो किसी भी कारण से सेपरेट नहीं हो पाए. ऐसी कंडीशन में जो 2 सेल्स बनती हैं उनमें से एक सेल के अंदर एज इट इज़ जो पेरेंटल सेल है वो क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दोनों पेयर्स आ गए हैं
दोनों पेयर्स एक ही सेल में आ गए हैं, एक ही न्यूक्लियस में आ गए हैं, तो दूसरी जो इसकी सेल है उसमें इनकी कमी होगी, इनकी अनुपस्थिति होगी। अब ये दोनों सेल्स जब फर्दर 4 सेल्स में कन्वर्ट होंगी तो इनमें आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो रहे हैं। तो नीचे की जो 2 सेल्स हैं इनके अंदर कोई भी क्रोमोसोम उपस्थित नहीं है, जबकि जो ऊपर की सेल्स हैं जब ये गैमेट्स बनती हैं तो इनके अंदर एक कॉपी होने की बजाय 2-2 कॉपीज़ उपस्थित होती है। ऐसे में जब नॉर्मल गैमेट के साथ इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये नॉर्मल गैमेट है, इसके साथ में जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या कंडीशन क्रिएट होती है। ऊपर वाली जो दोनों गैमेट्स हैं अगर वो नॉर्मल गैमेट्स के साथ में इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स की 3-3 कॉपीज़ उपस्थित हो गई हैं। एक तो नॉर्मल गैमेट से मिल गई है और जो ऊपर वाली जो 2 नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो गैमेट्स बने थे उनमें जो एक एक्स्ट्रा कॉपी पहले से उपस्थित थी, जिसकी वजह से ये जो जाइगोट बना है इसमें एक ही क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ हमको देखने को मिल रही हैं। नॉर्मल कंडीशन में 2 ही होनी चाहिए थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में एक क्रोमोसोम की 2 ही कॉपीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन की वजह से यहाँ पे जो जाइगोट बना है उसमें ट्राइसोमिक कंडीशन क्रिएट हो गई है 2n+1। जो नॉर्मल कंडीशन थी वो 2n है, लेकिन यहाँ पे हमें 2n+1 देखने को मिल रही है। इसी तरह जो नीचे वाले जो सेल्स थी, क्योंकि इनमें कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, जब ये नॉर्मल गैमेट्स के साथ में इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसे में इनमें नॉर्मल गैमेट की वजह से जो एक कॉपी आ रही है वो नॉर्मल गैमेट की वजह से है, और ऐसे में इनमें मोनोसोमिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है 2n-1, यानी एक जो कॉपी आ रही है वो तो नॉर्मल गैमेट से आ रही है, दूसरी कॉपी है ही नहीं क्योंकि जो दूसरा गैमेट था उसके अंदर कोई क्रोमोसोम था ही नहीं। तो ऐसे में जो 2 टाइप के जाइगोट्स बने हैं, तो कुछ जाइगोट्स तो मोनोसोमिक कंडीशन के हैं और कुछ जाइगोट्स जो हैं वो ट्राइसोमिक कंडीशन के हैं। ये कंडीशन हमने देखी है नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस फर्स्ट में। अगर नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस के सेकंड पार्ट में अगर नॉन डिसजंक्शन यानी क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रहे, डिसजंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अगर ये कंडीशन मियोसिस सेकंड वाले भाग में होती है तब क्या कंडीशन क्रिएट होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मियोसिस फर्स्ट हुआ है जो नॉर्मल टाइप से हुआ है जैसा कि होता है, और यहाँ से मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो रहा है। मियोसिस सेकंड में ये नॉर्मल गैमेट्स बने, ये जो है क्रोमोसोम इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, वो नॉर्मल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं, और इनसे जो जाइगोट बन रहे हैं वो नॉर्मल डिप्लॉयड हैं जिनमें 2n कंडीशन है। दोनों पेरेंट्स से एक कॉपीज़ क्रोमोसोम्स की आती है और वो 2n कंडीशन बनाती हैं। लेकिन अगर मियोसिस सेकंड में नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन क्रिएट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेल से जब 2 सेल्स बनी हैं तो एक के अंदर तो जो एक क्रोमोसोम जो है उसके दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक ही सेल में आ गए हैं, एक ही गैमेट में आ गए हैं, और इसकी जो दूसरी गैमेट है उसमें एक भी पार्ट इसका नहीं आया है। तो ऐसे में ये दोनों जब किसी नॉर्मल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमें ऊपर वाली सेल जो है वो जब नॉर्मल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होती है तो ट्राइसोमिक कंडीशन क्रिएट होती है, और नीचे वाली जो सेल है ये जब नॉर्मल गैमेट के साथ में फर्टिलाइज होती है तो मोनोसोमिक कंडीशन क्रिएट होती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर नॉन डिसजंक्शन मियोसिस सेकंड वाले पार्ट में मियोसिस सेकंड में अगर होता है तो हमें कुछ जाइगोट्स ट्राइसोमिक कंडीशन के मिलेंगे, कुछ जाइगोट्स मोनोसोमिक कंडीशन के मिलेंगे, और कुछ जाइगोट्स नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन के मिलेंगे। डिफरेंस याद रखने होंगे। मियोसिस फर्स्ट के दौरान अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो हमें कुछ गैमेट्स ट्राइसोमिक कंडीशन के मिलते हैं और कुछ गैमेट्स मोनोसोमिक कंडीशन के मिलते हैं, यानी हमें नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन का कोई जाइगोट नहीं मिलता है। जबकि अगर नॉन डिसजंक्शन मियोसिस सेकंड में होता है तो कुछ गैमेट्स कुछ जाइगोट्स जो हैं वो हमको नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन के भी मिलते हैं और कुछ ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक कंडीशन के भी मिलते हैं। अब तीसरा केस और हम देखते हैं जिसमें जो नॉन डिसजंक्शन है वो माइटोसिस के दौरान हो रहा है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं माइटोसिस है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम के अंदर आप देखिए जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसका जैसे ये ऑरेंज वाला है, तो ऑरेंज वाले का एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में चला गया है, जबकि दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दूसरी सेल में चला गया है। ब्लू वाले तो आए हैं, लेकिन जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो यहाँ पे इसमें आ गया है। तो जब इसकी माइटोसिस फर्दर माइटोसिस होता जाएगा और सेल प्रोलिफरेट होगी, तो हर जो सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न के बाद जो सेल बनेगी उनमें ट्राइसोमिक कंडीशन क्रिएट होती जाएगी। और यहाँ पे जो ये सिस्टर क्रोमेटिड का एक पार्ट यहाँ पे आया है, ये जब बार बार सेल प्रोलिफरेट होगी तो इनसे जो क्लोन बनेगा वो मोनोसोमिक सेल्स के ही क्लोन्स बनते जाएंगे। मतलब इसमें 2n-1 कंडीशन हमको देखने को मिलेगी और इसमें 2n+1 कंडीशन हमको देखने को मिलती है। Effects of aneuploidy. Aneuploidy usually alters the phenotype drastically. Aneuploidies जो है वो phenotypes को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। In most animals and most plants, aneuploidies are lethal. मोस्टली एनिमल्स और काफ़ी प्लांट्स में मतलब एनिमल्स में तो काफ़ी ज़्यादा एन्यूप्लॉइडीज़ जो है वो लीथल होती है, वो जानलेवा होती है। बिकॉज एन्यूप्लॉइडी इफेक्ट्स अ नंबर ऑफ जीन कॉपीज़ बट नॉट देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में फ़र्क नहीं आता, बल्कि जीन की कॉपीज़ जो हैं उनकी संख्या जो है उसमें फ़र्क आता है। द इफेक्ट ऑफ एन्यूप्लॉइडीज़ आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू एबनॉर्मल जीन डोजेज। Aneuploidy alters the doses for some but not all genes, disrupting the relative concentrations of gene products and also often interfering with normal development. जीन जितनी जीन्स की कॉपीज़ हैं तो उनसे जितना भी, जैसे जो प्रोटीन बन रहा है, अगर जीन की कॉपीज़ डबल हो गई तो ऑब्वियसली उनसे बनने वाला जो प्रोटीन है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी। और प्रोटीन की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए उससे रिलेटेड जो प्रोटीन है उसकी एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मल मात्रा ही आवश्यक होती है। उससे कम या उससे ज़्यादा होने पर उसके हमें डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। तो हम एक लिमिटेड मात्रा में ही उस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर जीन आवश्यकता से कम है, जो क्रोमोसोम है वो संख्या में कम है या संख्या में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो भी संख्या में कम या संख्या में ज़्यादा होंगी। और उन जीन से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो यूजुअली जो प्रोटीन्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होती है। तो ऐसे में जीन डोजेज़ जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और इनका इफ़ेक्ट हमें फिनोटाइप में देखने को मिलता है, जो जनरली लीथल ही होता है। जीन नंबर्स और जीन डोसेज के बीच संबंधों का जो मुख्य अपवाद है वो मैमलियन एक्स क्रोमोसोम्स में हमको ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे कि मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम्स की संख्या 2 होती है, जबकि मेल्स में एक्स क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। इसलिए अब फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो ज़्यादा हैं और उनसे बनने वाली जो प्रोटीन है वो ऑब्वियसली मेल के कंपैरिजन में फ़ीमेल में डबल बनेगी। जो भी प्रोटीन बनेगी एक्स से रिलेटेड जो बनेगी तो वो डबल बनेगी। तो ऐसे में तो ये तो मतलब कॉम्पनसेट नहीं हुआ ना, जीन की जो डोजेज़ है वो अनईक्वल हो गई है फीमेल और मेल में। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जीन्स की डोज को कॉम्पनसेट करने के लिए फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके जो बाकी के एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। वो जनरली इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं जिन्हें बार बॉडीज़ कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे मेल में वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि ये वाई क्रोमोसोम्स फीमेल में एब्सेंट होता है। लेकिन वाई क्रोमोसोम जो है इसमें भी डोज कॉम्पनसेट करने के लिए या वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड जो एन्यूप्लॉइडी अगर क्रिएट होती है तो उसको कम करने के लिए मोस्टली ये होता है कि वाई क्रोमोसोम पर बहुत ही कम मात्रा में इंफॉर्मेशन होती है। उसका जो मोस्टली पार्ट होता है वो इनएक्टिव पार्ट ही होता है, उसका बहुत छोटा सा पार्ट है जो एक्टिव होता है। तो ऐसे में जो इनसे रिलेटेड प्रोटीन्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है और जो जीन डोजेज़ है उसको कॉम्पनसेट किया जाता है, जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं
एन्यूप्लॉइडी दो टाइप की हो सकती है, एक जो सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई क्रोमोसोम्स से रिलेटेड अगर कोई एन्यूप्लॉइडी है तो उसे हम सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, और अगर नॉर्मल जो ऑटोसोम्स हैं, बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम से अलावा, उनमें अगर कोई संख्या में कोई परिवर्तन आता है तो ऐसी एन्यूप्लॉइडी ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। सेक्स क्रोमोसोम्स एन्यूप्लॉइडीज़ के दो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, जिसमें ह्यूमन कंडीशन इन विच सेल्स कंटेन्स अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम एंड नो वाई क्रोमोसोम, ऐसी कंडीशन जिसमें XO कंडीशन है, जहाँ पे एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम नहीं है, ना तो कोई एक्स क्रोमोसोम है ना कोई वाई क्रोमोसोम है। पीपल विद टर्नर सिंड्रोम आर फीमेल, क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो ऐसे लोग फीमेल होते हैं इन अपीयरेंस देखने में, बट डू नॉट अंडरगो प्यूबर्टी एंड हैव पुअरली डेवलप्ड फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्टली स्टेराइल होते हैं, लेकिन उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो नॉर्मल होता है। दूसरी कंडीशन आती है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसी कंडीशन ह्यूमन कंडीशन है जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब वाई ज़्यादा हो सकता है या एक्स भी ज़्यादा हो सकता है। मोस्ट कॉमनली XXY, बट मे ऑल्सो बी XXY या 4XY या XXYY। पीपल विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आर मेल इन अपीयरेंस में मेल होते हैं, but frequently possess small testes, small breast enlargements, reduced facial and pubic hair, often taller than normal and sterile. Most have normal intelligence. ये है सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी टर्नर सिंड्रोम, जो कि अपीयरेंस में फीमेल है, और इसमें XO कंडीशन है या X0 कंडीशन है, जिसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा और कोई वाई क्रोमोसोम नहीं होगा। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स भी एक से ज़्यादा हो सकता है और वाई भी एक से ज़्यादा हो सकता है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडीज़, इसके भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। मेन जो फेमस एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी के कारण होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में 2 कॉपीज़ होनी चाहिए क्रोमोसोम नंबर 21 की, लेकिन इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज़ होती हैं, जिसे हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ह्यूमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस डिग्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स, सम रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिफेक्ट्स, ल्यूकेमिया एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज्ड बाय द डुप्लीकेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 21। इसमें काफ़ी इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, इनकी जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, तो काफ़ी इनमें ऐसे टाइप के फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट इनमें नहीं होता। डाउन सिंड्रोम 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डाउन सिंड्रोम और फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। प्राइमरी डाउन सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज़ की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऐसे में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम संख्या जो है 47 होती है। 46 नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इनमें 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 3 कॉपीज़ में उपस्थित होता है। ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। 96% जो केसेस हैं वो प्राइमरी डाउन सिंड्रोम्स के ही होते हैं। ये जनरली मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर 21 के नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी 3 कॉपीज़ आ जाती है। फैमिलियल डाउन सिंड्रोम दूसरा जो टाइप है वो है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। ये लगभग 4% केसेस में हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज़ नहीं आती हैं। Human condition caused by a Robertsonian translocation in which the long arm of chromosome 21 is translocated to another chromosome and tends to run in families. इसमें इनके पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी कुछ भाग की जो कॉपी है वो रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन के कारण दूसरा क्रोमोसोम, जनरली क्रोमोसोम नंबर 14 जो है उसके साथ अटैच हो जाता है। इसके वजह से इस प्रकार का जो डाउन सिंड्रोम है वो फैमिलियल डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और ये जो फैमिलियल डाउन सिंड्रोम है वो परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है, फैमिलीज़ में रन करता है। इसके अलावा
ट्राइसोमी 18, जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, अराइजेज विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 in 8,000 लाइव बर्थ्स। लगभग 8,000 बर्थ्स में से एक बर्थ में एडवर्ड सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। Babies with Edwards syndrome have severe intellectual disability, low set ears, a short neck, deformed feet, clenched fingers, heart problems and other disabilities. एडवर्ड सिंड्रोम्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी सीवियर, उनमें मतलब डिसेबिलिटीज़ उनमें देखने को मिलती है। उनकी नेक जो है शॉर्ट होती है, उनके फीट जो है वो विकृत प्रकार के होते हैं, उनमें हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पाई जाती हैं। तो ये ट्राइसोमी 18 की वजह से होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 18 की 3 कॉपीज़ उपस्थित होने के कारण होती है। ट्राइसोमी है, इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम संख्या 47 होगी 46 की बजाय। इसी तरीके से ट्राइसोमी नंबर 13, मतलब क्रोमोसोम नंबर 13 की अगर एक्स्ट्रा कॉपी उपस्थित है तो उसे हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। Trisomy 13 has a frequency of about 1 in 15,000 live births and produce features that are collectively known as Patau syndrome. Characteristic of these condition include severe intellectual disabilities, a small head, sloping forehead, small eyes, cleft lip and palate, extra fingers and toes and numerous other problems. इसमें जो तालू है, ऊपर का होठ है, उसमें क्लेफ्ट पाया जाता है और एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोज़ उपस्थित होते हैं। 95% जो पेशेंट्स हैं, जो इसके जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो फर्स्ट मंथ ऑफ देयर लाइफ जो है उसी में ही उनकी डेथ हो जाती है और लगभग या फिर वो 3 साल की एज के अंदर आते आते उनकी डेथ हो ही जाती है। तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशंस होती हैं, लीथल कंडीशंस ही हैं। इनको ये जो ट्राइसोमीज़ हैं 13 जिसे हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं और ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसको हम याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं। पेड PED, जिसमें पटाउ सिंड्रोम जो है वो 13 नंबर क्रोमोसोम की वजह से है, एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो 18 नंबर क्रोमोसोम की वजह से है और डाउन सिंड्रोम नंबर जो है वो 21 नंबर क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी के कारण है। PED पेड, पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 30 क्रोमोसोम नंबर 31, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 एंड डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। Okay, thank you.